गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 में व्यवसायिक अध्ययन में हमारा चल रहा था फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर हम प्रबंध के परिचय इंट्रोडक्शन को हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों। प्रबंध शब्द एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है। मैंने आपको बताया अलग अलग विद्वान प्रबंध शास्त्री इसके अर्थ को अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। और प्रबंध शब्द है उसके विकास की बात करें तो जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ उसके साथ साथ प्रबंध के अर्थों में भी परिवर्तन आया। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रबंध को जो हमारी पुरानी सभ्यता है उसके अंदर प्रबंध को हम किसी अलग रूप में देखते थे और आज के आधुनिक युग में प्रबंध को एक अलग रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे मानव का विकास हुआ उसकी आवश्यकताएं परिवर्तित हुई, परिस्थितियां परिवर्तित हुई, प्रबंध के शब्द के अर्थ में भी वो परिवर्तन आपको देखने के लिए मिला। पहले ये माना जाता था कि प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की मात्र कला है। कहते हैं कि प्रबंध शास्त्री ने बोला कि केवल हम एक संगठन में जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति केवल आदेश दिए जाता है और बाकी सब काम करते रहते हैं। काम हमको स्वयं को भी करना पड़ता है, कार्य दूसरों से भी कराना पड़ता है। हम सब मिलजुल कर कार्य करते हैं तब जाकर हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। तो ये अवधारणा थी कि दूसरों से कार्य कराने की कला है प्रबंध, ये अब थोड़ी सी परिवर्तित हुई है कि दूसरों से कार्य कराना भी है लेकिन हमारे लगाए गए प्रयास यानी संसाधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी करना उतना ही अनिवार्य है। क्योंकि जब समय और परिस्थितियां बदलती है तो कहते हैं कि संसाधन बहुमूल्य साधन होता है जिसका मूल्य होता है। तो जब हम किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों को एक इनपुट करते हैं, डालते हैं आगत के रूप में, तो हमें चाहिए कि उनके दुरुपयोग को न्यूनतम करें, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, एफर्ट्स डालें, उसके परिणाम बेहतरीन हो, यानी कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन, वो भी श्रेष्ठता के साथ यानी बेस्ट क्वालिटी वाला होना जरूरी है। कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने आज प्रतिस्पर्धी युग है, आप सभी जानते हैं कंपटीशन हर पैर पर आपको, हर पग पर आपको दिखाई देती है। तो हमें इस कंपटीशन में जीतने के लिए क्या करना होगा कि चीजें बनाना तो सबको आता है, सबके पास मशीनें हैं, सब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वस्तुओं का निर्माण किस तरीके से किया जा सकता है। तो व्यक्ति कौन जीतेगा? जिसने अपनी लागतों को क्या किया, मिनिमाइज किया, लागतों को नियंत्रण में रखा, कम से कम लागत पर श्रेष्ठ किस्म का माल बनाया। यानी आज व्यक्ति को चीज चाहिए श्रेष्ठ किस्म की और लागतें क्या हो, कम से कम हो। तो व्यापारी वही जीतता है कंपटीशन में जिसने अच्छा मैनेजमेंट किया हो, प्रबंध अच्छे से किया हो, जिसने अपनी क्रियाओं में व्यवस्था करी हो, जिसने अपने हर प्रयास को यूटिलाइज किया हो, यानी न्यूनतम प्रयासों से, न्यूनतम संसाधनों के अपव्यय से, न्यूनतम बर्बादी से अधिक उत्पादन यानी परिणामों की प्राप्ति की हो, तो नेचुरली वो बेहतर कम लागत पर श्रेष्ठ परिणाम देगा और श्रेष्ठ परिणाम होगा तो अन्य व्यक्तियों की होड़ में वह आगे निकल जाएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो अब प्रबंध है कि न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना, लक्ष्यों को प्राप्त करना, ऐसी एक क्रिया माना गया है प्रबंध। अब आता है कि क्रियाओं का समूह है। अब बोला है कि न्यूनतम प्रभावी ढंग से और कुशलता से कार्य करना है लेकिन क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना भी प्रबंध है। तो आज हमने कल आपको बताया था एक चित्र के माध्यम से कि संसाधनों को एक इनपुट के रूप में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लगाया जाता है ताकि उनको एक नियमित प्रक्रिया के माध्यम से न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम प्राप्त किया जा सके। तो जो प्रक्रिया है, प्रबंध को एक प्रक्रिया माना गया। तो मैंने बताया था प्रक्रिया बहुत सारी क्रियाओं का एक समूह होता है जो क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। अब क्रमबद्ध तरीके के अंदर होता है कि कार्य को स्टेप बाय स्टेप करना। तो यह प्रबंध में क्या होता है, इसको प्रक्रिया इसलिए क्योंकि ये नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो अब ये प्रक्रिया क्या है? तो हमने आपको पहले बोला था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, यानी प्लानिंग करते हैं। तो प्रबंध का सबसे पहला कार्य जो होता है वो होता है नियोजन, जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, ताकि हम अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को सही समय पर कम से कम लागत पर श्रेष्ठता से प्राप्त कर सके।
उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके, लक्ष्यों की प्राप्ति करें। उसके लिए हमें सबसे पहले एक खाका तैयार करना पड़ता है। कहते हैं ना कि मकान बनाते हैं तो पहले नक्शा तैयार करना होता है कि कहाँ किचन होगी, कहाँ कमरा होगा, कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ ड्राइंग रूम होगा, कहाँ वॉशरूम होगा, कहाँ पर हम बैठेंगे, लिविंग रूम होगा। तो ये सारी चीजें को पहले हम क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, एक नक्शा तैयार करते हैं, मैप तैयार करते हैं। तो यहाँ पर भी जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए कि हमने उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों को कैसे बेस्ट तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो जब आप बेस्ट तरीका जब ढूंढेंगे, तो बेस्ट तरीका कब ढूंढेंगे, जब आपके पास किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के क्या हो, एक से अधिक विकल्प, ऑप्शन अगर होंगे तभी तो चुनाव करेंगे। जब कोई चीज का ऑप्शन ही नहीं है तो फिर हमें चुनाव करने की आवश्यकता नहीं। तो प्लानिंग कब करनी पड़ती है, जब हमारे पास किसी भी लक्ष्य को पहुंचने के लिए एक से अधिक साधन होते हैं, विकल्प होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए छत पर आग लगी है, आग लगी है, सीढ़ियों में से तो हम जा नहीं सकते, तो एक ही रास्ता है, छत पे से कूदना है। तो हमें प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, शाम भगवान का नाम लो और जंप कर दो, बचाएंगे तो भगवान की मर्जी, नहीं बचेगा तो। लेकिन अगर आपके पास सीढ़ियां दिख रही है, आपको सीढ़ी एक लगी हुई दिख रही है जो नीचे आने के लिए है, एक जीना आपका खुला हुआ दिख रहा है, और कोई और रास्ता आपको, आप तीनों में से जो डिसाइड करेंगे कि हमें किस रास्ते से जाना है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग का पूर्व में निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है, अगर व्यापारिक दृष्टि से देखें तो हमारा लक्ष्य लाभ कमाना है, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक कार्य क्या होता है, प्रबंधन का नियोजन होता है। अब नियोजन हो गया, हमारे पास एक ब्लूप्रिंट तैयार है, अब हमें क्या करना, ऑर्गेनाइज करना है। कहते हैं ना, संगठन का निर्माण करना है, संगठन ढांचे का निर्माण करना है। उस संगठन के अंदर कौन कौन व्यक्ति होंगे, क्या क्या संसाधनों की आवश्यकता, कार्य का निर्धारण, कार्य करने वालों का निर्धारण, कार्य के लिए कौन कौन से हमें इक्विपमेंट चाहिए, उन संसाधनों का निर्धारण। तो एक संगठन, एक ढांचा हम तैयार करते हैं, कौन व्यक्ति अधिकारी होगा, उसके साथ काम करने वाले उसके अधीनस्थ कौन होंगे, उनके द्वारा क्या कार्य कराया जाएगा, कौन किसको आदेश देगा, कौन किसके आदेशों की पालना करेगा, किसका क्या अधिकार होगा, किसका क्या उत्तरदायित्व होगा, वे काम करने वाले व्यक्तियों को कौन कौन से संसाधन चाहिए, कौन कौन सी मशीन चाहिए, कितना पैसा चाहिएगा। तो हमें क्या करना है, पूरा एक संगठन की ढांचा तैयार करना है, जहाँ पर हर चीज के पहलू पर, हर स्थान पर आपको उनके कर्तव्य, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके सब चीजों का आपको पूर्व में निर्धारण करना होगा। यानी कौन व्यक्ति होगा, कौन उसका अधिकारी, कौन किसका अधीनस्थ, उस अधीनस्थ के पास क्या अधिकार होंगे, क्या उत्तरदायित्व होंगे, क्या संसाधनों का प्रयोग करेगा। यानी पूरा एक स्केलेटन, एक ढांचा तैयार कर देंगे जिसके अंदर सभी व्यक्तियों के निर्धारित पद, उस पर कौन व्यक्ति कितने होंगे, उनके क्या होंगे, ये सारी चीजें हम संगठनिक ढांचे का हम निर्माण। कहते हैं ना कि संगठन एक रीढ़ की हड्डी के माध्यम होता है। जैसे हमारी शरीर है, शरीर के अंदर हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो हमें एक आधार प्रदान करती है। एग्जैक्टली मैनेजमेंट के अंदर भी संगठनिक कार्य एक ऐसा कार्य होता है जो हमारे पूरे जो हमने क्रियाएं की है उसको एक आधार प्रदान करता है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क होता है जहाँ पर हम संगठन का निर्माण करते हैं। अब संगठन के अंदर आपने व्यक्ति कितने होंगे, उनके क्या अधिकार होंगे, उत्तरदायित्व क्या होंगे, सबका निर्धारण कर दिया, क्या इक्विपमेंट्स होंगे, इन सबको ऑर्गेनाइज कर लिया, सोच लिया कि कहाँ से कैसे करना है। अब उसके अंदर जो आपने आधिकारिक पद बनाए हैं उन पर आपको मानव रूपी संसाधनों की क्या करनी पड़ेगी, नियुक्तियां करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रबंध जो कार्य है ये एक मानवीय क्रिया है। पहले एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि प्रबंध शब्द मानवीय क्रियाओं से जुड़ा है। प्रबंध हमेशा मानवीय क्रियाओं का किया जाता है, वस्तुओं का नहीं। वस्तुओं का मैनेजमेंट करना मनुष्य के हाथ में होता है। कहते हैं ना, पंखा चल जा, पंखा नहीं चलेगा। एक मनुष्य बोलेंगे पंखा चलाओ तो पंखा चल जाए। तो प्रबंध करना, प्रबंध जो है ये एक मानवीय क्रिया है जो मानव के द्वारा की जाती है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। हमारे गुरुकुल ने एक परिभाषा भी दी है प्रबंध की कि प्रबंध क्या है, व्यक्तियों का विकास है, यानी जो मानव रूपी संसाधन है उनसे काम कैसे लेना है, उनका डेवलपमेंट है, उनको दिशा निर्देश देना है कि काम को कैसे किया जा सकता है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। वस्तु को डायरेक्शन देना ही प्रबंध कदापि नहीं हो सकता। ये तो कर्मचारियों का कार्मिक विकास है कि कर्मचारी
क्षमताओं को आपको विकसित करना है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनको यूटिलाइज करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर मानवीय क्रिया है, तो आपको आपने अधिकारी पद जो संगठनिक ढांचे में आपने बनाए हैं, उन पदों पर आपको काम करने वाले योग्य कर्मचारियों की भर्ती करनी है, यानी उनको खोजना है उस बाजार में से जहां ये उपलब्ध होते हैं कार्य करने वाले। फिर उनका चयन करना है जो हमारे लिए श्रेष्ठता से कार्य कर सकते हैं। चयन करके उनकी नियुक्तियां करनी है, नियुक्तियां कर उनको क्या देना है, उनको कार्य के बारे में बताना है, यानी उनको विकसित करना है। उन कार्य को करने के लिए उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो उन्हें प्रशिक्षण देना है, उनका संपूर्ण विकास करना है ताकि वे अपनी क्षमताओं को हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति में पूरी रूप से समर्पित कर दे और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरा योगदान दे। तो नियुक्तिकरण जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया है, कहते हैं कि अगर श्रेष्ठ मान, कहते हैं किसी भी संगठन की सबसे महत्वपूर्ण परिसंपत्ति कौन है, मानव, कर्मचारी। अगर कर्मचारी श्रेष्ठ है, योग्य है, कार्य करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पे सफलता सुनिश्चित होती है। अगर आपने एक भी कर्मचारी खराब कर अपॉइंट कर लिया, एक भी कड़ी हमारी क्षमताहीन व्यक्ति से भर दी गई, तो आप देख लीजिए कि आपका पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है। एक मछली, गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एग्जैक्टली एक खराब कर्मचारी, एक गलत सोच वाला व्यक्ति जो होता है, एक गलत कर्मचारी पूरे सिस्टम को बिगाड़ देता है। तो यहाँ पर आपको कर्मचारियों का चयन, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, उनको पारिश्रमिक कितना देना है ताकि वो सेटिस्फाइड हो और काम कर सके, ये सारा कार्यक्रम जो है आपके नियुक्तिकरण के अंदर प्रबंधक द्वारा किया जाता है ताकि ये योग्यता से कार्य करें। और तो कितने कर्मचारी होंगे, उनमें क्या क्या योग्यताएं होंगी, वो कहाँ मिलेंगे, उनका पारिश्रमिक क्या होगा, उनको अपॉइंटमेंट देने का तरीका क्या होगा, उनका विकसित कैसे करना है, उनको प्रशिक्षण कैसे देना है, उनको कार्य में कैसे लगाना है, ये सारी चीजें यहाँ पर क्या की जाती है, निर्धारित की जाती है। अब हमारे पास क्या है, प्लानिंग हो गई, एक संगठनिक ढांचा तैयार हो गया, उस संगठन के ढांचे पर जो पद बनाए गए उन पर योग्य कर्मचारियों की हमने क्या कर दी, भर्ती कर दी, यानी हमारे पास कर्मचारी आ गए। अब आ गया, लेकिन अभी भी हमारा कार्य शुरू नहीं हुआ। कार्य शुरू करने के लिए हमें करना पड़ता है डायरेक्शन, निर्देश देना होता है, क्लिक ऑर्डर करना पड़ता है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। जब तक हम निर्देश नहीं देंगे, एक्शन नहीं बोलते, जैसे फिल्म बनाते हैं तो डायरेक्टर होता है, हीरो होता है, हीरोइन होती है, जब तक डायरेक्टर होता है ना एक्शन, तो जाके पिक्चर बनना शुरू होती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। असली वास्तविक क्रियान्वयन जो होता है क्रियाओं का, वो होता है आपके किस कार्य में, निर्देशन के अंदर, यानी डायरेक्शन। डायरेक्शन एक बहुत बड़ा कार्य है, इसमें बहुत सारी चीजों का समावेश होता है। कहते हैं डायरेक्टर जो होता है वो पूरी पिक्चर का आधार है। वो अगर डायरेक्टर अच्छी तरह से डायरेक्शन देता है ना, तो हर चीज अपने सही स्थान पर सही समय से कार्य करती रहती है। और डायरेक्शन गलत हुआ, पिक्चर का सत्यानाश। यहाँ पर भी यही है कि अगर डायरेक्शन सही नहीं है तो योग्य कर्मचारी भी आप ले, संगठन का ढांचा भी अच्छी, प्लानिंग भी अच्छी, लेकिन डायरेक्टर खराब, वो समय पे बोलता ही नहीं कि कर्मचारी को कि तुम ये काम करो, तुम यह काम करो, उसने कुछ बनाया ही। कर्मचारी काम करने की क्षमताएं योग्य, एक डायरेक्टर जो होता है अच्छा नेतृत्व प्रदान नहीं करता, लीडरशिप अच्छी नहीं करता, आदेश अच्छी तरह से नहीं करता, उनका सुपरविजन अच्छी तरीके से नहीं करता, उनको मोटिवेट नहीं करता, कार्य करने वालों में क्षमताएं, लेकिन आप प्रेरित कर आप उनको कार्य में लगाते हैं, उनकी छुपी हुई क्षमताओं को अपने लिए यूटिलाइज करते हैं। तो निर्देशक जो होता है वो कई प्रकार की भूमिकाएं निभाता है, जिसके अंदर हम सबसे पहले चलते हैं बेटा अभिप्रेरणा पढ़ते हैं कि निर्देशक का कार्य होता है संस्था में काम करने वाले व्यक्तियों को हर समय एक ऐसा माहौल मोटिवेशन का बना के रखे कि हर व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित हो। कार्य करने की क्षमता अपार होती है व्यक्ति के अंदर, लेकिन वो कार्य करता नहीं है, वो अपना 50% भी नहीं देता आपको। आप में अगर योग्यता है ना, तो आप उसको किसी भी, कहते हैं कौन सा व्यक्ति किस भी चीज से संतुष्ट होता है, उसको वो चीज दे दीजिए, वो उससे काम करवा लीजिए, वो कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। कोई बोली का भूखा होता है, कोई पैसे का भूखा होता है, कोई प्रोत्साहन का भूखा, कोई शाबाशी का, कोई ताली का, कोई इनाम का। आपको देखना है कि सामने वाले व्यक्ति की क्षमताओं को हम किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो निर्देशन के कार्य के अंदर संस्था में उपलब्ध कर्मचारियों को हर समय एक मोटिवेशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होता है ताकि वे सभी व्यक्ति अपनी क्षमताओं को अपनी संस्था के लिए समर्पित कर दें। तो पहला कार्य होता है निर्देशन में अभिप्रेरणा। सेकंड होता है पर्यवेक्षण। कहते काम हो रहा है, लेकिन आप अपनी उत्तम दृष्टि से अगर उसको सुपरवाइज नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं कि काम जो बताया था आपको चल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, कोई देखता तो है नहीं, जरूरत क्या है काम करने की, कर रहे हैं तो भी चल रहा है, नहीं कर रहा है तो भी चल रहा है। तो आपको हमेशा उसको रियलाइज कराना चाहिए कि मैं उत्तम दृष्टि से आपका पर्यवेक्षण कर
रहा हूँ, आपको जो बताया वो काम हो रहा है या नहीं उसको देखते रहना चाहिए, नहीं हो रहा तो कारण का पता लगाना चाहिए भी क्यों नहीं हो रहा है, और फिर उसको बताना चाहिए, कोई समस्या तो दूर करनी चाहिए। ये भी तो निर्देशन का एक पार्ट है। फिर आता है नेतृत्व, जिसको हम बोलते हैं लीडरशिप। कहते हैं कि नेता बनाए जाते हैं, नेता बनते नहीं। हम किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं तो उसकी कहीं भी बातों का अनुकरण करें, ये डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर। तो एक निर्देशक होता है वो नेतृत्व भी करता है, वो कर्मचारियों को अपनी बातों से, अपने कार्यों से, अपनी चीजों से इस प्रकार से अभिप्रेरित करता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने मनोस्थिति, अपने विचार, अपने कार्य करने के तरीकों को छोड़ देता है और आपने बताया जो तरीका उसको सही लग रहा होगा और आपके बताए पद पर वो चलना शुरू कर देता है। तो एक नेता जो होता है वो अपने अनुसरण करने वाले फॉलोअर्स के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि उसकी बताई हुई बातें उन्हें सही लगती, उनको लगता है कि मैं इस स्थान पर चलता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। हर व्यक्ति के अपने लक्ष्य होते हैं काम करने के, कर्मचारी पैसों के लिए, कार्य करने के लिए आते हैं, एक प्रबंधक होता है वो अपने गोल को प्राप्त करने के लिए आता है। आपकी दोनों की इच्छाएं अलग अलग है, लेकिन आप उन दोनों के बीच सामंजस्य बिठा लेंगे। कहते हैं ना कि किसी के कार्य करने से मुझे अच्छा काम करूंगा तो सैलरी तो अच्छी मिलेगी और दूसरा उसका भी काम हो जाएगा, तो दोनों काम हो गए ना। तो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति सामने वालों की सोच मनोस्थिति में परिवर्तित करते हुए उसे अपने आप में लगाने के लिए क्या बनाता है, योग बनाता है। संप्रेषण कहते हैं ना, आज का युग पूरी तरह से अगर बोले कि किसी की सफलता अगर कहीं छुपी हुई है तो वह कम्युनिकेशन है। जिस व्यक्ति ने दूसरे के साथ जितना अच्छा कम्युनिकेट किया है वो डेफिनेटली जीत जाता है। तो कम्युनिकेशन, क्योंकि कोई बात कहनी है, सुननी है, करानी है, इन सब चीजों के लिए कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत अच्छी जरूरी है। तो प्रबंध के अंदर एक कार्य होता है निर्देशन का कि किस प्रकार से कम्युनिकेट करता है, संप्रेषण किस प्रकार से करता है, कोऑर्डिनेशन कैसे करता है, ये सारी चीजें आती है आपके इस निर्देशन कार्य के अंदर। फिर आता है सबसे लास्ट लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि कंट्रोल इज मस्ट। कहते हैं ना, हम कितना भी अच्छा काम करें लेकिन हमारा क्रियाओं पर अगर नियंत्रण नहीं होगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। घोड़े पर लगाम नियंत्रण करने के लिए हम रखते हैं, घोड़े तक दौड़ते रहते हैं, लेकिन अगर लगाम अगर आपके हाथ में नहीं हो, नियंत्रण आपके हाथ में, तो पता नहीं घोड़े कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि दौड़ रहे हैं उनको मतलब नहीं है कौन सी दिशा में जाना है। दिशा दिखाने वाले आपका तो नियंत्रण आपका होना जरूरी है। नियंत्रण हमें ये बताता है कि कार्य सही तरह से हो रहा है नहीं हो रहा है, तो कारण क्या, उसका पता लगाना, जो हमने सोचा क्या था और हम कर क्या रहे हैं, क्या इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो कंट्रोलिंग की क्रिया आपको ये बताती है कि डिफरेंस क्यों, इसका पता लगाएं और समय पर ही उसे दूर कर दिया जाए, उसकी समस्या का निवारण कर दिया जाए। तो क्या होगा, अंत में परिणाम आपको प्राप्त हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि जब आप परिणाम आने के बाद देखते हैं तो कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल के अंदर एग्जाम देते हैं, हम मूल्यांकन क्यों करते हैं, हम टेस्ट क्यों लेते हैं, हम तो बोर्ड का एग्जाम में बोर्ड में देख लेंगे बच्चे पास होते हैं या फेल होते हैं, नहीं, हम मूल्यांकन लेते हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, हाफ फेल। क्यों कि हम समय समय पे देखते रहते हैं कि हमारे बच्चों के जो टारगेट है, जो हमने तय किया, हमारे बच्चे इतने परसेंटेज लेके आने चाहिए, अगर उसमें कमी है तो हम पहले मूल्यांकन में देखते हैं कहाँ कमी रह गई तो उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। फिर दूसरा टेस्ट लेते हैं, फिर तीसरा लेते हैं, तो हम समय पर ही क्या करते हैं, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो अंत में बोर्ड का परिणाम क्या आता है, अच्छा आता है। और डायरेक्ट बोर्ड के परिणाम के बाद देखेंगे तो हम सुधारने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास। इसलिए नियंत्रण हमें करना अनिवार्य है ताकि हमारे लक्ष्य प्राप्त हो सके। और दूसरा कि अगर हमारे लक्ष्यों के निर्धारण में कोई कमी रही तो उसको भी दूर करने के लिए अगली प्लानिंग, जो प्लानिंग करनी है उसमें भी हमें परिवर्तन करना होगा, क्योंकि जो हमने लक्ष्य ही गलत निर्धारित कर दिए तो उसमें कोई कमी रह गई। तो ये चीज भी हमारे को कौन सिखाता है, नियंत्रण ही सिखाता है। ये आगे और पीछे देखने की क्रिया है बेटा, ये आगे का भी बताता है कि जो पीछे हो चुका है उसको कैसे आगे गलत नहीं हो, पीछे हो गया गलत उसको सुधारने की, और आगे गलत ना हो उसको बताने की क्रिया भी की है। तो इस प्रकार से ये क्रियाओं का एक समूह है, यानी जो संसाधन हमने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं उसकी प्राप्ति के लिए जो संसाधन लगाए उस पर प्रोसेसर करके आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट प्राप्त करना है, यानी उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। इन सबकी संपूर्ण क्रिया का भी नाम दिया है हमने प्रबंध। प्रबंध की बात कर रहे थे, प्रबंध को व्यवसायिक दृष्टि से और गैर व्यवसायिक प्रबंध की आवश्यकता। व्यवसायिक प्रबंध इज एवरीवेयर, प्रबंध सर्वोपरि है, प्रबंध सभी जगह पाया जाता है, चाहे वह लाभ कमाने के लिए की गई क्रिया है जिसे कि व्यवसायिक क्रिया कहते हैं, चाहे गैर व्यवसायिक क्रिया है जो लाभ कमाने के लिए, किसी का उपकार करने के लिए, प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए, संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए, राजनेताओं के अपने चुनाव जीतने के लिए, चाहे हमें शादी हो, ब्याह हो, पढ़ाई हो, कहीं कोई कॉम्पिटिशन में जाना हो, हर चीज में प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर व्यवसायिक अध्ययन के संदर्भ में इस
आज के लिए इतना ही बच्चों। हम आपको एक संपूर्ण परिभाषा है जो हम अपने लाइव क्लास के अंदर आपको समझाते हैं कि किस तरीके से है, और नोट्स हम आपको सेंड करेंगे। आप सभी परिभाषाओं को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, और एक संपूर्ण परिभाषा में आपको प्रबंध की बताऊंगी, वह भी अपनी कॉपी में लिखें। आज के लिए थैंक यू।